सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और एक वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी थी जहां पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस वाला टॉपिक तक डिस्कस किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 8 साइंस करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे दोस्त यानी हमको फायदा पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कई सारे पर्पजेस के लिए, कई सारे काम के लिए होता है। इनका यूज कर्ड यानी दही, ब्रेड, केक इनको प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। किस तरह से यूज किया जाता है अभी आगे हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज अल्कोहल के प्रोडक्शन यानी शराब को बनाने के लिए जमाने से होता आ रहा है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी किस तरह से इन्वायरमेंट क्लीन किया जाता है, एक छोटा सा आइडिया आपको दिया जा रहा है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक यानी वो चीजें जो लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती हैं या वो लिविंग थिंग का पार्ट होती है। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, जैसा आपका सब्जी का छिलका हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स यानी कोई एनिमल डेड कर गया तो उसकी बॉडी के जो पार्ट होंगे वो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाएंगे। फीसीज हो गया यानी एनिमल्स वगैरह की पॉटी, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, भाई वेजिटेबल का जो छिलका है वो वेस्ट ही तो है। सब्जी का छिलका घर में सजा के तो रखते नहीं हो, उसको फेंक देते हो ना। इसी तरह कोई एनिमल डेड कर गया, उसकी बॉडी जो है वो किसी काम की नहीं, वेस्ट है। उनकी जो पॉटी हो गई वो भी वेस्ट है। तो ये जो वेस्ट वाली चीजें हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है, इनको तोड़ता है और एक नई चीज में बदल देता है। और वो नई चीज जिनमें भी बदलता है वो हार्मलेस होती है, यानी उनका कोई नुकसान नहीं होता। तो कुछ चीजें उन चीजों में बदल जाएंगी जो कि हार्मलेस है, उनका कोई नुकसान नहीं है। और कुछ ऐसी चीजों में भी बदल लेते हैं जो यूजेबल होती हैं, जो हमारे काम की होती हैं। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वेजिटेबल वगैरह के जो छिलके होते हैं उनको अगर जमीन में गाड़ दो तो क्या होता है, सॉइल वगैरह के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं और ऐसी चीजें बदल देते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी उनको खाद की तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्लांट वगैरह ग्रो करना है तो वही जो ब्रेक डाउन वाला सब्सटेंस है उसको अपनी सॉइल के साथ मिला देते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको भी काम की चीजों बदल देते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो हमारे फ्रेंड हुए कि नहीं। अब याद करो, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया का यूज हम मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक में भी सारी चीजें आएंगी। एग्रीकल्चर में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब आप पूछोगे ये फिक्सिंग नाइट्रोजन क्या है, या जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं क्या है, आगे आएगा वहां पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया कि किस किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमको हेल्प करते हैं। अब डिटेल में यही सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड बनाने में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि मिल्क को दही में बदलने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया की वजह से ही दही जमती है, यानी दूध से दही बनता है। अब पहेली कह रही कि मैंने अपनी माँ को देखा कि वो थोड़ा सा दही डाल ली है गुनगुने दूध के अंदर। ठीक है, हल्के गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी दही डाल ली है ताकि दही को जमाया जा सके अगले दिन के लिए। आई वंडर व्हाई, ऐसा क्यों करती हैं? तो इसका आंसर आपको नीचे के पैराग्राफ में मिलेगा। चलिए देखते हैं। कर्ड के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से एक बैक्टीरियम जिसका नाम आपको दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये दही को जमाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है। अगर दूध हल्का सा गर्म हो तो इसको बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाती है और वहां जाके ये मल्टीप्लाई करने लगता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8। तो इस तरह से बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और इस तरह से जो मिल्क है वो हमारा कर्ड में बदल जाता है। तो दही जमाने का काम किसका होता है, ये वाला जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये नाम याद रखना। बैक्टीरिया का इस्तेमाल चीज यानी पनीर को बनाने के लिए, अचार को बनाने के लिए, इसके अलावा और भी फूड आइटम्स के लिए किया जाता है। एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, जिसको हम सूजी कहते हैं, इडलीज यानी सूजी वाली जो इडली होती है, और जो भटूराज होते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कर्ड होता है। कैन यू गेस व्हाई? क्या आप गेस कर सकते हो कि दही का यूज हम क्यों करते हैं? तो देखो, इनको बनाने के लिए हम कर्ड यानी दही का यूज करते हैं। और जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इडली और भटूरे के अंदर जो शुगर होती है उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एक छोटा सा पीस में भटूरे के आटे का बनाता हूं, जैसे मान लो एक छोटा सा टुकड़ा है भटूरे का, इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया इसको ब्रेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बीच बीच में हर जगह पर प्रोड्यूस होगी। जब इनको पकाया जाएगा, भटूरा या इडली को हम पकाएंगे, तो होगा क्या, ये जो गैस बनी थी ये बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकल जाएगी तो खाली जगह बन जाएगी। तो उस खाली जगह की वजह से हमारी जो इडली या भटूराज होते हैं वो स्पंजी और सॉफ्ट होते हैं। तो हमारी इडली और भटूरा सॉफ्ट बने, स्पंजी बने, इसीलिए हम कर्ड को ऐड करते हैं। तो आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा लिख के भी मैं बता देता हूँ कि अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
It is because curd contain lactobacillus bacteria which breaks the sugar and produce carbon dioxide gas. And when rava idli और baturas are cooked, जब इनको कुक किया जाता है तो क्या होता है, गैस escapes leaving इडली और बटूरा सॉफ्ट एंड स्पंजी. तो गैस निकल जाती है, जगह बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी इडली या जो बटूरा है वो सॉफ्ट और स्पंजी होता है. बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली एंड डोसा बैटर. तो बैक्टीरिया और यीस्ट क्या है, ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन के लिए राइस इडली और डोसा बैटर के, यानी चावल वाली जो इडली होती है या डोसा का जो बैटर होता है, यानी जो पेस्ट टाइप का होता है ना जिससे हम डोसा बनाते हैं, तो उसका फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया या यीस्ट का यूज़ किया जाता है. अब आप पूछोगे ये फर्मेंटेशन क्या है. तो फर्मेंटेशन का देखो सिंपल मतलब ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस है, तामझाम सा सब्सटेंस है, इसको ब्रेक करके छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंस में बदल देना. ठीक है, ये तो फर्मेंटेशन का मीनिंग हो गया. लेकिन क्या सब्सटेंस है, किसको ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करके क्या बनता है, थोड़ा वो देख लेते हैं. तो फर्मेंटेशन में होता ये है कि जो हमारा ग्लूकोज या इसको हम शुगर भी कहते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है उस सब्सटेंस के अंदर जिसके अंदर ग्लूकोज या शुगर प्रेजेंट हो, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं, इनको तोड़ते हैं और तोड़ के कुछ बनाएंगे, कोई नई चीज़ बनेगी. तो वो नई चीज़ क्या बनेगी ये डिपेंड करेगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा था. बैक्टीरिया था तो कौन वाला बैक्टीरिया था, या यीस्ट था कि क्या था. तो बहुत डिटेल में इसको नहीं समझेंगे क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो, अगर ग्लूकोज या शुगर का ब्रेकडाउन करने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है तो शुगर ब्रेक होके हमारा एसिड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. अगर यही शुगर का ब्रेकडाउन यीस्ट करता है तो हमारा अल्कोहल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो मेन चीज़ हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ब्रेकडाउन है, जो फर्मेंटेशन है, वो कौन करा रहा है, बैक्टीरिया करा रहा है कि यीस्ट करा रहा है. अब जो दही आपकी जमती है उसमें बैक्टीरिया ही तो होता है, यही वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. तो जब दही जमती है तो उसमें एसिड बनता है. इसी एसिड की वजह से आप देखो दही हमारी खट्टी होती है. दही का जो नेचुरल टेस्ट है वो खट्टा है. हाँ, उसमें एडिशनल चीज़ें डालते हैं, इसकी वजह से मीठी या नॉर्मल जैसी होती है, लेकिन ओरिजिनली दही खट्टी होती है. हालांकि दूध हमारा मीठा होता है. तो ये खट्टापन किसकी वजह से आता है, एसिड की वजह से आता है. वहीं अगर फर्मेंटेशन यीस्ट कराएगा तो अल्कोहल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन है. एक शॉर्ट सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी इसकी डिटेल तो काफ़ी ज़्यादा है. अब चलिए एक एक्टिविटी करते हैं 2.3. आधा किलो आपको फ्लावर लेना है. फ्लावर यानी आटा या मैदा कह सकते हो. अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अक्सर लोग गलत करते हैं. कोई फ्लोर पढ़ रहा है, कोई फ्लावर पढ़ रहा है, फ्लावर कहा जाता है इसको. ठीक है, तो आधा किलो आटा ले लेना है, थोड़ा सा शुगर डाल दो और वार्म वाटर इसमें मिक्स कर दो. यानी ठंडा पानी आपको नहीं लेना है, गुनगुना लेना है, हल्का गर्म पानी लेना है. ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर. थोड़ा सा अमाउंट यीस्ट पाउडर का भी उसमें डाल दो. एंड नीड का मतलब होता है गूंदना. टू मेक अ सॉफ्ट डो का मतलब गूंदा हुआ आटा. तो आटा, शुगर, गुनगुना पानी, यीस्ट पाउडर, ये मिलाकर पूरा आटा आपको गूंद लेना है. 2 घंटे के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होगा, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग. तो जो गूंदा हुआ आटा था वो क्या ऊपर की तरफ उठ गया. देखो यहाँ फिगर बनी है, मैदा विद यीस्ट पाउडर. मैदा यीस्ट पाउडर वगैरह डाल के हमने ऐसे बना दिया था, तो अभी ये इस लेवल पे था. 2 घंटे के बाद देखोगे ऐसे फूल के बाहर की तरफ निकल आया, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ गया. तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कहानी हुई यहाँ पर. तो नीचे आपको रीजन लिखा हुआ है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो यीस्ट क्या करता है, जब रेस्पायर करता है, यानी उसमें जब रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन आप जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आ चुके हो कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी बनाता है. वो एनर्जी जो कि वो इस्तेमाल करेगा अपने काम के लिए. तो जैसे हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे केस में क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है. फिर जो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक जाती है. ये फूड और ऑक्सीजन मिलता है तो एनर्जी बनती है. ठीक है, क्लास 6 से 7 मैंने आपको पढ़ाया है. तो यीस्ट भी रेस्पिरेशन करता है. इसका रेस्पिरेशन थोड़ा सा अलग होता है. बेसिकली इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन करने के लिए. खैर वो डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है. बस आपको इतना याद रखना है कि यीस्ट जब रेस्पिरेशन करता है तो उस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जैसा कि मैंने आपको फर्मेंटेशन में बताया था. तो बेसिकली फर्मेंटेशन ही होता है कि यीस्ट जब शुगर को ब्रेक करेगा, ये जो हमारा मैदा या आटा जो हमने लिया था इसके अंदर जो शुगर होगी, यीस्ट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा और अल्कोहल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके साथ क्या होता है, बबल्स ऑफ द गैस फिल्स द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में कहानी कुछ इस तरह से रहती है कि सिंपल ये जैसे इस लेवल तक है. ठीक है, ये वाली फिगर थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ. अभी हमारा सिंपल इस तरह से है, बाद में थोड़ा सा ऐसे फूला फूला सा हो जाता है. तो हुआ ये
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी वो ऐसे यहाँ पर भरी रहती है, बाहर निकलने की इसको जगह नहीं होती, तो यहीं पर ऐसे भरी रहती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बीच में बनेगी तो आसपास का जो आटा है उसको बाहर की तरफ धकेलेगी। जैसे आटे का एक छोटा सा टुकड़ा मैं बनाता हूँ, अब यहाँ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो मटेरियल को बाहर की तरफ धक्का देगी, जो आसपास के मटेरियल होंगे तो ऐसे थोड़ा सा ही उड़ जाएंगे। इसी तरह से हर जगह से गैस जब प्रोड्यूस होगी तो इसको बाहर की तरफ धकेलेगी, ये इधर से हर तरह से जब धकेलेगी तो ऐसे ही ये फूलता चला जाएगा। जैसे बैलून के अंदर हवा भरो तो बैलून का साइज बड़ा होता है कि नहीं, फूलने लगता है कि नहीं, उसी तरह से। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई कि बीच में छोटे छोटे गैस के बबल्स बन गए, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया। तो इसी वजह से हम यीस्ट का यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, चाहे ब्रेड बनाना हो, पेस्ट्रीज, केक्स बनाना हो, तो यीस्ट का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से वो फ्लफ़ी टाइप के बनते हैं, स्पंजी टाइप के बनते हैं, कि वो गैस उनके बीच में ट्रैप हो जाती है, फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो गैस बाहर निकलती, खाली जगह बन जाती है। इसीलिए उनको दबाओ, जैसे पेस्ट्री वगैरह है दबाओ तो वो दबती है, क्योंकि बीच में उसकी खाली जगह होती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर्ड और ब्रेड में किस तरह से होता है वो हमने देख लिया। अब अगला यूज़ देखते हैं, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमर्शियल मतलब ऐसी चीज़ जिससे कुछ पैसा आए, धंधे पानी के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ पैसा कमाने के लिए भी होता है। कैसे होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ बड़े लार्ज स्केल पे, यानी बहुत ज़्यादा लेवल पे अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, यानी जो हमारा विनेगर है, सिरका है, उसको बनाने में होता है। अब आप खुद ही देखो दुनिया भर में कितनी अल्कोहल यानी शराब बिकती है, वाइन है, विनेगर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फूड आइटम की तरह से। तो इसको बनाया जाता है, बेचा जाता है, तो पैसा कमाया जाता है। तो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैसा कमाने में हमारी मदद कर रहे हैं कि नहीं। तो यीस्ट का यूज़ होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन में। भाई शराब जो बनाती है कंपनी वो बेचने के लिए बनाती है ताकि पैसा कमाए। ठीक है, तो यीस्ट का ये कॉमर्शियल यूज़ हो गया। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। अब इस काम के लिए यीस्ट को ग्रो कराया जाता है। भाई यीस्ट हमारा देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे हम अल्कोहल बनाते हैं, तो ये यीस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं। जितना ज़्यादा हमारे पास यीस्ट होगा उतनी ज़्यादा हम अल्कोहल, वाइन, विनेगर वगैरह बना सकते हैं। तो यीस्ट को ग्रो कराया जाता है। कैसे ग्रो कराया जाता है? ऑन नेचुरल शुगर्स। क्योंकि देखो बेसिकली यीस्ट को जो खाना चाहिए वो शुगर्स है, शुगर्स की उसको ज़रूरत होती है। अगर शुगर मिलेगी तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं, हम शुगर का सोल्यूशन बना लेते हैं और उसी के अंदर यीस्ट को डाल देते हैं। तो यीस्ट क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, वो ढेर सारे ग्रो होने लगते हैं। अब ये नेचुरल शुगर्स क्या है? एक तो सिंपल ये है कि भाई चीनी पानी का घोल बना दो और उसके अंदर यीस्ट डाल दो। लेकिन ये जो मार्केट में या हमारे घरों के अंदर जो वाइट वाली शुगर यूज़ होती है वो अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती। ऐसी शुगर चाहिए जो अच्छी हो, हेल्दी हो, तो उसमें यीस्ट ग्रो होंगे तो वो अच्छे वाले यीस्ट होंगे। इसीलिए हम यीस्ट को नेचुरल शुगर्स देते हैं। अब ये नेचुरल शुगर्स कहाँ होती है? ग्रेन्स के अंदर, अनाज के अंदर होती है। जैसे बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, क्रश्ड फ्रूट जूस हो गया। ठीक है, इसमें अच्छी वाली शुगर होती है। तो इनका सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे हमको मान लो वीट वाला देना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पानी ले लेंगे और उसके अंदर वीट को डाल देंगे, आटा डाल देंगे और उसका सोल्यूशन बना देंगे। फिर इसके अंदर यीस्ट डाल देंगे। तो यीस्ट को जब मिलेगा ये शुगर तो ये ग्रो करने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा, इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से यीस्ट को ग्रो कराया जाता है। अब चलिए एक एक्टिविटी करते हैं 2.4। आपको लगभग 500 ml का एक बीकर ले लेना है जिसको 3/4 वाटर से भर देना है, यानी आधे ज़्यादा पानी से भर दो। 2-3 चम्मच आप चीनी डाल के उसको डिजोल्व कर लो, घोल लो। एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दो उस शुगर सोल्यूशन के अंदर। वार्म जगह पर यानी थोड़ी सी गर्म जगह हो वहाँ पर 4 से 5 घंटे के लिए रख दो। अब स्मेल करो, यानी 4-5 घंटे के बाद उसकी महक सूंघो। क्या आपको महक आ रही है? तो हाँ, आपको उसमें से महक आएगी। अब आप पूछो ये महक किसकी है? तो ये जो महक है, स्मेल है, ये अल्कोहल की है, शराब की महक है। तो मुबारक हो, आपने शराब बना ली। बस आप पी ना लेना, नहीं तो नशा चढ़ जाएगा। पता शराब पी के टुन हो। कौन सिखाया बनाना? मास्टर जी सिखाए हैं। तो बस आपको एक्टिविटी पर्पज़ के लिए इसको करना है, सूंघ के फेंक देना। तो ये जो महक आई अल्कोहल की है, क्योंकि हुआ ये कि जो शुगर थी वो कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में बाई यीस्ट। ये मैंने आपको फ्लो डायग्राम बना के दिखाया था कि यीस्ट क्या करता है, शुगर का ब्रेकडाउन करता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ये जो डिफिनीशन है ये कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन कई टाइप के होते हैं, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। खैर आपको डिटेल में नहीं जाना, तो बस यही डिफिनेशन आप याद रख लेना। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो आप लिखना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये जो बंदा था लुईस पाश्चर, इसी ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। अब बात कर लेते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दवाइयों में किस तरह से यूज होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल्स या इंजेक्शन देते हैं, जैसा कि पेंसिलिन हो गया। पेंसिलिन भी क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है। तो ये दवा के तौर पे आपको दिया जाता है जब आप बीमार हो जाते हो। अब इन मेडिसिन का जो सोर्स है, यानी कहाँ से आती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही इन दवाओं को बनाया जाता है, यानी एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। ये जो मेडिसिन है वो क्या करती हैं, किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से वो बीमारी हुई है, उनको ये एंटीबायोटिक किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, ग्रो ही नहीं होने पाते और मर जाते हैं। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपको बीमारी हुई थी वो मर जाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो आप लिखोगे द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है बैक्टीरिया और फंजाई का यूज करके। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। तो ये कुछ कॉमन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको फंजाई और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया जाता है ताकि अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं उसका इलाज किया जा सके। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब जो लाइफ स्टॉक हो गए, यानी जो पशु हो गए, गाय भैंस हो गई, पोल्ट्री वाला हो गया जैसे मुर्गी उर्गी हो गया, तो इनमें अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी पर अटैक कर दिया और इन्फेक्शन पैदा कर दिया, इनको बीमार कर दिया, तो इनको चेक करने के लिए, देखो टू चेक का मतलब यहाँ जांच पड़ताल नहीं है। टू चेक के कई मीनिंग होते हैं, यहाँ पर जो मीनिंग होगी वो है किसी चीज को कंट्रोल करना या रोकना। तो किसी एनिमल को अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को उनके चारे के साथ मिला देते हैं। अब एनिमल्स हमारी तरह तो है नहीं कि भाई टैबलेट लेके पानी पी लिए या सिरप पी लिए, उनको तो उनके खाने के साथ मिला के देना होता है, तो ऐसे ही दिया जाता है। अभी जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज़ हम प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। कोई बीमारी हो गई प्लांट में, उसको दूर करना है या वो फैलने ना पाए, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। ऊपर एक बॉक्स है, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। 1929 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक साइंटिस्ट है, ये क्या कर रहे थे, वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अभी कल्चर का मतलब क्या है, देखो एक चीज होती है उसको कहते हैं बैक्टीरियल कल्चर। ये ऐसा प्रोसेस है जहां पर बैक्टीरिया को लैब के अंदर ग्रो कराया जाता है। तो यही काम ये कर रहे थे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनसे बीमारी होती है उसके कल्चर पे वर्क कर रहे थे, यानी उन बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे। अचानक से उन्होंने देखा द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। अब ये स्पोर्स क्या है, देखो जैसे प्लांट वगैरह की सीड होती है ना, उस सीड से प्लांट ग्रो होता है, उसी तरीके से जो हमारे फंजाई वगैरह होते हैं इनके अंदर स्पोर होता है। ऐसे समझ सकते हो, इनकी सीड होती है, ये जहां पर गिरेंगी वहां से ये ग्रो होने लगेंगी। मतलब कोई फूड आइटम है जैसे ब्रेड वगैरह है, तो उसके ऊपर ये स्पोर्स अगर गिरेंगे तो वहां से वो फंजाई ग्रो करने लगेगा। तो स्पोर्स को आप बीज की तरह समझ सकते हो। ये मोल्ड क्या है, एक तरह का फंगस है। तो ग्रीन कलर के एक फंगस का स्पोर उनको देखने को मिला। जिस प्लेट के अंदर वो बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे उसी के अंदर उनको हरे रंग का एक स्पोर भी दिखाई पड़ गया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस मोल्ड की प्रेजेंस की वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो गई। भाई कल्चर कर रहे थे ना, ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। असल में हुआ ये था ना कि जहां लैब में ये कल्चर कर रहे थे खिड़की खुली थी, तो स्पोर्स वगैरह फंगस के उड़ते रहते हैं, उड़ के आके उस प्लेट में गिर गए जहां बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे थे ये। तो उन्होंने ये देखा कि इस मोल्ड की वजह से, ये जो स्पोर था इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। जो पहले बहुत 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे थे, अब वो नहीं हो पा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ बैक्टीरिया को इसने किल भी कर दिया। तो यहां से इनको बात समझ में आई कि अच्छा ये जो फंगस है, इसके जो स्पोर हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको मारते हैं। तो अगर मान लो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन कर दिए हैं और यही फंगस का इस्तेमाल हम कर लें तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहां से मोल्ड पेंसिलिन को प्रिपेयर किया गया, यानी जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है उसको बनाया गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स को आपको क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है। अपने मन से ऐसे एंटीबायोटिक नहीं खानी है कि हाँ हम जानते हैं ये वाली एंटीबायोटिक खाई जाती है तो खा लेते हैं, या कोई झोला छाप डॉक्टर है उससे पूछ लिए, नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर है उसकी एडवाइस, यानी वो कहे तब आपको एंटीबायोटिक खानी है। और दूसरा पॉइंट जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये, कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो कोर्स प्रिस्क्राइब किया है उसको कंप्लीट करना है। जैसे डॉक्टर ने अगर आपसे कहा है कि सुबह शाम ये आपको एंटीबायोटिक खानी है 3 दिन तक, तो ऐसा नहीं कि बस एक टाइम खा रहे हो, या एक दिन खाया आपका ठीक हो गया, 2 दिन खाया आप ठीक हो गया, तो कह रहे अब तीसरे दिन क्या दें, डॉक्टर का तो काम ही है बढ़ा कर देगा। अब 2 दिन में हम ठीक हो गए तो क्या मतलब है अगले दिन खाने का। ये बड़ी गलती करते हैं लोग। कोर्स कंप्लीट होना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। अगर आप एंटीबायोटिक को लोगे जब उसकी जरूरत ना हो, या रॉन्ग डोज लोगे,
2 दिन कहा था आपने 3 दिन खा लिया, या 3 दिन कहा था आपने 2 दिन खाया, तो रॉन्ग डोज हो गया ना। इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो इसकी वजह से जो ड्रग यानी जो दवा है वो आगे के लिए आपके लिए लेस इफेक्टिव हो जाएगी, यानी फ्यूचर में जब उन दवा को आप खाओगे तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं करेगी। अब ये कैसे होता है? तो देखो, बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि ये जो एंटीबायोटिक है रोजाना आपको 1 गोली लेनी है 3 दिन तक। तो एक दवा लोगे, उस बैक्टीरिया पे चोट पड़ेगी, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है मर जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे। दोबारा लोगे और कुछ मर जाएंगे, तीसरे में लगभग सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो ये इसका कोर्स होता है। अब आपने 2 ही दिन ली, तीसरी वाली गोली नहीं ली, तो कुछ बैक्टीरिया बच जाएंगे जिन्होंने इस दवा के असर को झेल लिया। तो वो जो दवा का असर झेले होते हैं वो बड़े पावरफुल हो जाते हैं कि 2 गोली खाई लेकिन फिर भी हम बचे रहे। अब ये वाले बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे, इनकी पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, इनके जब बच्चे होंगे, तो वो भी इनकी तरह पावरफुल होंगे। तो अगली बार जब ये अटैक करेगा तो उस दवा का इतना असर नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ी और स्ट्रॉन्ग डोज लेनी पड़ेगी या दूसरे तरीके की दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहली वाली दवा खाने की इनको आदत पड़ गई है, इन्होंने उसको झेल लिया था। कभी कभी हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो कि आप ठीक हो जाते हो और उसको लगता है अरे हम तो ठीक हो गए, कुछ दिन बाद फिर से वो पलट आता है बीमारी, और जब दोबारा आता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब जो पुरानी वाली दवा है उसको खाओगे तो भी वो उतना असर नहीं करती। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स को अगर अननेसेसरीली लोगे, यानी ज़रूरत नहीं है फिर भी लिए जा रहे हो, तो ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बॉडी के, उनको भी किल कर देगा। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट होंगे आपकी बॉडी के अंदर, हम सभी की बॉडी में होते हैं, तो उनको भी ये किल करने लगेगा। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये इफेक्टिव नहीं होती अगर आपको कोल्ड या फ्लू हो, और वो कोल्ड और फ्लू वायरसेस की वजह से हो, यानी वायरल वाला जो कोल्ड या फ्लू होता है उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस को नहीं मारती। ठीक है, तो मेडिसिन में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है वो हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं वैक्सीन की। अब बच्चों को, इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चे और जो बेबीज़ हैं, उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? वैक्सीन तो अब इतना कॉमन है कि हम सभी जानते हैं कि हाँ भैया वैक्सीन है, टीका लगता है। तो बच्चों को जो टीका लगता है वो क्यों लगता है? When a disease carrying microbes enters our body, कोई बीमारी वाला माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या है भाई? अभी ऊपर हमने देखा था एंटीबायोटिक, इन दोनों में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या इसका उधर उसका इधर कर देते हैं। एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज ये दोनों अलग चीज़ है। क्या है थोड़ा समझते हैं। जो अभी हमने ऊपर देखा था एंटीबायोटिक्स, ये क्या होती हैं? ये ड्रग्स होती हैं, यानी मेडिसिन होती है, दवा होती है, जो किसी बैक्टीरिया वाली बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के फॉर्म में ये होती है। तो सिंपल याद रखना कि दवा होती है ये। वही जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कोई दवा नहीं होती, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, यानी वो फाइट करता है। तो इम्यून सिस्टम एक खास तरीके का प्रोटीन बनाता है ताकि वो बीमारी से लड़ सके। यही जो प्रोटीन है इनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जो हमारी बॉडी के अंदर बने वो एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो कोई बीमारी लेके अगर माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ताकि जो इन्वेडर है, जो ज़बरदस्ती हमारी बॉडी के अंदर घुसा है, उससे फाइट किया जा सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, हमारी बॉडी उससे मुकाबला करी, लड़ी और उसको हरा दी। हरा तो दिया उसने, फाइट करके हमारी बॉडी जीत तो गई, यानी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जीत तो गई। साथ ही में हमारी बॉडी इसको याद भी रखती है इसको हमने कैसे हराया था। जैसे मान लो कोई आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है और आपने उसको पहले चप्पल दिखाई, वो नहीं भागा, फिर डंडा दिखाया तो फिर वो भाग गया। तो अगली बार दोबारा आएगा तो आप डायरेक्ट डंडा दिखाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछली बार जब आया था इसको चप्पल दिखाया था तो भागा नहीं था, डंडा दिखाया था तो भागा था, तो अगली बार तुरंत आप डंडा ही लेके आ जाओगे। तो यही काम हमारी बॉडी भी करती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह से लड़ना है। एक बार मुकाबला करके वो जान जाती है, सीख जाती है कि हाँ इसको ऐसे हमने हराया था, तो अगली बार फाइट करना उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि उसको ट्रिक पता होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है, देखो, अगर कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब है are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोरोना वायरस ना हो, कोविड ना हो, तो मैं कोविड की वैक्सीन लूँगा। अब कोविड की वैक्सीन की कहानी क्या है, क्या होगा उसके अंदर? तो जो कोरोना वायरस है उनको डेड करके, मार के या उनको बहुत कमज़ोर करके इंजेक्शन के फॉर्म में मुझे दिया जाएगा। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उनसे मुकाबला करेगी।
अब वो वायरस जो है वो मर चुके हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो बॉडी को उनको हराना आसान होगा। अगर वैसे मुझे कोविड हो जाता तो हो सकता है मेरी बॉडी जीत ना पाती, इसीलिए बहुत से लोग कोविड के अंदर उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी उस वायरस से फाइट नहीं कर पाई, हार गई। लेकिन वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, उन्हीं वायरस को हम कमज़ोर करके या मार के बॉडी को दे रहे हैं ताकि बॉडी आसानी से उनको हरा सके। ऐसे समझो, मान लो बहुत कोई पावरफुल पहलवान है, उससे डायरेक्ट आप लड़ोगे तो हरा नहीं पाओगे, वही जीतेगा। लेकिन उसको इतना कमज़ोर कर दो, मान लो 10 दिन खाना ही ना दो, बेचारा उठ ही नहीं पा रहा, आप तो जाके हरा ही दोगे, या वो मर गया है तो बच्चा भी जाके हरा देगा उसको। यही चीज़ वैक्सीन के अंदर होती है। जिस बीमारी की वैक्सीन दी जाती है वो बीमारी जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। तो अगर डेड या कमज़ोर माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा हेल्दी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी फाइट करेगी और किल कर देगी जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनी थी ये बॉडी के अंदर रहती है, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। तो अगर मान लो दोबारा अटैक हुआ, मैंने कोविड की वैक्सीन ले ली, दोबारा अगर कोरोना वायरस मुझे अटैक करेगा तो मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, वो फाइट कर लेंगी। तो इस तरह से मैं हमेशा के लिए उस बीमारी से बच गया। तो इस तरह से वैक्सीन वर्क करती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कॉलरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इसको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि वैक्सीन लगा लो, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, तो अगर ये अटैक करेंगे तो एंटीबॉडीज़ फाइट करके जीत जाएंगी। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को 1798 में। बचपन में आपको इंजेक्शंस दिए गए होंगे ताकि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। क्या आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो उन बीमारियों की जिनकी आपको इंजेक्शन लगाया गया था, यानी टीका लगाया गया था? बेसिकली वो वैक्सीन थी जो लगाई गई थी। आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। तो कुछ कॉमन बीमारियों का नाम मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, रोटा वायरस, टेटनस, इन्फ्लुएंजा, HPV, मिजल्स, मम्स एंड रूबेला, जिसको शॉर्ट में MMR कहते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं, और भी होती हैं, मैंने कुछ आपको लिखा दी हैं। तो ये बीमारियां आपको ना हो इसीलिए बचपन में इनका टीका लगता है, यानी इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर बच्चे को बचाया जा सके इन बीमारियों से। जो ज़रूरत की वैक्सीन्स है वो पास के हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगी। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टीवी पे या न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। तो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाती है, इसका नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम। उसके टीवी पे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। तो घर घर जाके पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। तो ये जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है वो असल में एक वैक्सीन होती है। दुनिया भर में जो कैंपेन चलाई गई थी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, उसकी वजह से क्या हुआ है, ये बीमारी दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इरेडिकेट हो गई, नहीं खत्म हो गई है। तो बच्चों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दे के इस बीमारी से बचा लिया गया। आजकल वैक्सीन को लार्ज स्केल पे बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि इंसानों को या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये वैक्सीन की पूरी कहानी हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम वैक्सीन बनाने में करते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कि फिगर 2.7 में आपको दिए हैं, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी। अब आप पहले पूछोगे ये फिक्स नाइट्रोजन का मतलब क्या है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या ये? देखो, प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। नाइट्रोजन की कमी भी नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन ही है। लेकिन प्लांट डायरेक्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। एग्जाम्पल समझो, जैसे गेहूं है, तो डायरेक्ट गेहूं तो हम नहीं खाते ना। गेहूं को हम पीसते हैं तो आटा बन जाता है, उस आटे को सान के, गूंद के, फिर रोटी पका के तब खाते हैं ना, डायरेक्टली गेहूं तो नहीं खाते। इसी तरह से प्लांट भी डायरेक्टली जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नहीं लेते, बल्कि उस नाइट्रोजन से कुछ और कंपाउंड बनाकर तब इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैक्टीरिया यही काम करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ऐसी चीज़ में बदल देते हैं जिसको प्लांट ले सकें। यानी आपको सिंपल गेहूं दें तो आप नहीं खाओगे, रोटी देंगे तो आप खा लोगे। तो गेहूं से रोटी बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की उसको दूसरे फॉर्म में बदलना पड़ेगा, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। तो कुछ बैक्टीरिया यही काम करते हैं। अच्छा, ये जो है इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जहां पर नाइट्रोजन गैस को हम नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलते हैं। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक आगे डिटेल में आएगा, यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेयर में होती है। तो फिक्स हो जाएगा तो जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो देखो, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसकी फिगर आपको ये बनी है। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन करते हैं उसके बारे में समझते हैं।
बूझो और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि स्कूल का जो गार्डनर है, जो माली है, वो मैन्योर बना रहा है, खाद बना रहा है। तो पहेली और बूझो ने मिलकर क्या किया, कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन। तो करीब के जो घर है, गार्डन है, वहां से जो प्लांट, वेजिटेबल या फ्रूट के जो वेस्ट है, जैसे छिलका वगैरह हो गया, इसको कलेक्ट कर लिया और फिर एक गड्ढे के अंदर उसको डाल दिया। जैसे जमीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल दिया फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ताकि वो जो वेस्ट है वो डिस्पोज हो सके, यानी वो खत्म हो सके। कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। ये आप इमेज में देख सकते हो, इस तरह से कुछ मैन्योर आपका देखने को मिलेगा। अब बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये चीज़ हुई, यानी हमने तो छिलका वगैरह डाला था, प्लांट, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें डाली थी, और ये क्या बन गया। तो चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं। उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी 2.5। आपको 2 पॉट ले लेने हैं, आधा मिट्टी से दोनों को भर दो, दोनों में मार्किंग कर दो, एक में ए लिख दो, एक में बी लिख दो। प्लांट वेस्ट को पॉट ए के अंदर रख दो, जैसे प्लांट वगैरह का छिलके हो गए, पत्ती हो गई, उसको ए में डाल दो। और चीज़ें जैसा कि आपका पॉलीथीन बैग्स हो गया, खाली जो कांच की बोतल हो गई, या कोई खिलौना है प्लास्टिक का वो टूटा है, उसके टुकड़े डाल दो पॉट बी के अंदर और दोनों को एक किनारे रख दो। 3-4 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करो क्या ऑब्जर्व होगा। क्या आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला दोनों पॉट के अंदर? अगर हाँ, तो वो डिफरेंस क्या था? तो आपको ये पता चलेगा, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। प्लांट ए के अंदर जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया। मतलब आपने जैसे पत्ती डाली थी, तो अब खोद के देखो तो पत्ती नहीं दिखाई पड़ेगी, या छिलका वगैरह डाला था तो वो छिलका नहीं दिखेगा, वो सारा आपको मैन्योर में बदल गया, खाद में बदल गया, ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस में बदल गया। तो ये कैसे हुआ? तो जो प्लांट वेस्ट था वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर के अंदर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। उस सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने इस प्लांट के वेस्ट को मैन्योर में बदल दिया, इसीलिए वो अब आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में, उसको प्लांट फिर से इस्तेमाल कर सकता है। क्या आपने नोटिस किया कि पॉट बी के अंदर जो चीज़ें हमने रखी थी, जैसे पॉलीथीन बैग हो गया, ये सब जो हमने रखा था, प्लास्टिक और ग्लासेस वगैरह, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। यानी पॉट ए को खोद के देखा तो आपने जो पत्ती और छिलका वगैरह डाला था वो तो गायब हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो वो कहीं और नहीं गया था, बल्कि वो मैन्योर में बदल गया था, खाद में बदल गया था। लेकिन बी वाला खोद के देखोगे तो उसी तरह से पन्नी, ग्लास, प्लास्टिक सब निकल आएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो प्लास्टिक, ग्लास और पॉलीथीन, इसको माइक्रोब्स कन्वर्ट नहीं कर पाते मैन्योर में, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, सालों साल आप डाल दोगे इनको वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अक्सर देखते हो लार्ज अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे मान लो कोई प्लांट है वो सड़ रहा है, या प्लांट का कोई हिस्सा टूट के पड़ा हुआ है, या कोई एनिमल डेड कर गया, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो आप देखोगे कि वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। जैसे मान लो कोई एनिमल है, वो मर गया कहीं पर, अगर उसको कोई ना हटाए तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उसके जो गोश्त वगैरह था वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ हड्डी बचेगी उसकी। तो वो जो पूरा बॉडी थी उसकी कहाँ गई? सिर्फ हड्डी कैसे बची? बाकी का मटेरियल कहाँ गया? तो हुआ ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो डिकम्पोज कर गए डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट है, एनिमल, और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी पर एक्ट करे और उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक कर दिया, और वो सारे सॉइल का पार्ट बन गए। जैसे मिट्टी पे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक करेंगे और उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ेंगे। वो सब्सटेंसेस सॉइल में चले जाएंगे, सॉइल का पार्ट बन जाएंगे, फिर कोई दूसरा प्लांट ग्रो हुआ, कहानी खत्म। These substances are again used by other plants and animals। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो प्लांट या एनिमल की बॉडी थी डिकम्पोज हुई, सड़ी, और वो सॉइल का पार्ट बन गई, सॉइल में जाकर मिल गई, फिर दूसरा कोई प्लांट ग्रो हुआ तो वो सारे मटेरियल जो सॉइल के अंदर गए थे उनका यूज करके वो ग्रो हो गया। Thus माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। अब जरा सोचो, अगर ये डिकम्पोज ना करते, मान लो कोई जानवर मर गया, पड़ा है, तो वैसे ही वो पड़ा रहता। तो जब से दुनिया है, कितने एनिमल्स मर चुके हैं, वो सारी की बॉडी ऐसी ही पड़ी होती तो इंसान की रहने की जगह ही नहीं होती, और वो सड़ते, बदबू आती, बीमारियां फैलती, कितना खराब रहता ना। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारा काम कितना आसान कर दिया कि उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया, एकदम खत्म कर दिया, साफ कर दिया। तो एक तरह से एनवायरनमेंट को उन्होंने क्लीन किया कि नहीं। पत्ती टूट के गिरी, पड़ी रहती वहीं पर, लेकिन उस पत्ती को डिकम्पोज करते करते पत्ती खत्म, गायब, क्योंकि वो सॉइल में चली गई, सॉइल से नया प्लांट बन गया, कहानी खत्म। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं, हमको कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। देखो, वीडियो भले ही बड़ी बन गई, लेकिन आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।